डियर स्टूडेंट्स, एक क्लास 9 का पीरियोडिक टेस्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। टाइम है 1.5 घंटा, फुल मार्क्स है 40 और इस गद्यांश का टोटल मार्क्स है 5 नंबर। आजकल दूरदर्शन पर आने वाली धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में ये शौक हानिकारक है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक निम्न स्तर के होते हैं। उनमें अश्लीलता यानी गंदापन, अनास्था यानी कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती है। छोटे बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते। इस उम्र में वे जो भी देखते हैं उसका प्रभाव उनके दिमाग पर अंकित हो जाता है। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेते हैं। समाजशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली हुई बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र भी है। चलचित्र मतलब मूवीज़। दूरदर्शन से आत्मा सीमितता, जड़ता, आत्मसीमितता यानी खुद को सीमित बना के कम छोटे से क्षेत्र में बंद करके रखना, जड़ता यानी नो मूवमेंट, पंगु, अकेलापन आदि दोष बढ़े हैं। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपक के रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है। तो पहला प्रश्न, आजकल दूरदर्शन के धारावाहिक का स्तर कैसा है? निम्न यानी एकदम बिलो स्टैंडर्ड है। ख नंबर, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है और क्यों? बच्चों पर, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते। परिपक्व मीन्स मैच्योर नहीं होते। ग नंबर, दूरदर्शन के क्या दुष्प्रभाव है? समय की बर्बादी, अकेलापन, समय की पाबंदी आदि। तो इसका उत्तर है समय की बर्बादी, मानसिक विकास रुकना, आत्मसीमितता, पंगुता और अकेलापन आदि। मानसिक शब्द का प्रत्यय और मूल शब्द लिखिए। तो मानस प्लस एक मानसिक, मानस हो गया मूल शब्द, एक हो गया प्रत्यय। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक मतलब होता है टाइटल। तो शीर्षक 2 या 3 शब्दों का होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं होता। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए उन्हीं में से आपको चुनना होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव मतलब गलत प्रभाव, बुरा प्रभाव। 2 नंबर है 1/5 काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, यानी काव्य का अंश है, ये पूरी कविता नहीं है। काव्यांश मतलब काव्य का अंश, गद्यांश मतलब गद्य का अंश, पूरी गद्य नहीं। तो काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी किसी उजली जाले, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा छलक देखने। हिल हरित मतलब हिल रहा है, हरित मतलब हरा, रुधिर मतलब रक्त, हरा रक्त रहा है झलक देखने को। रुधिर है रहा झलक देखने को यानी हरे रंग का खून झलक रहा, दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चेन निर्मल नील फलक, फलक मतलब आसमान, श्यामल मतलब काला काला, धुआं धुआं सा। भूतल, भूतल मतलब पृथ्वी का तल पर झुका हुआ। भूतल मतलब पृथ्वी पर झुका हुआ। तो कैसा आसमान है, कैसा आसमान है? फलक मतलब आसमान, एकदम काला धुंधला सा आसमान पृथ्वी पर झुका हुआ है। कवि ने हरियाली को किसके समान कोमल कहा है? मखमल के समान। मखमल मतलब वेलवेट। मखमल की क्या विशेषता है? तो मखमल की विशेषता खुरदरी होती है, कोमल होती है, मुलायम होती है। तो 2 और 3 सही है। कोमल भी होता है मखमल, वेलवेट कोमल होता है और मुलायम होता है। तो 2 और 3 दोनों सही है। सूर्य की किरणों में ओस की बूंदें किसके समान लगती है? चांदी के जाली के समान। हरे तिनके कैसे झिलमिलाते हैं? जैसे हरा हरा खून प्रवाहित हो रहा हो, जैसे हरा खून रगों में दौड़ रहा हो। वैसे हमारे शरीर में लाल रक्त कण दौड़ता है, लेकिन पेड़ पौधों में हरा हरा खून प्रभावित हो रहा है। नभ के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? श्यामल भूतल, निर्मल निर्झल। नभ के लिए निर्मल नील यानी पवित्र नील मतलब नीला।
अब 3 नंबर है 2x3 निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ग्रामश्री कविता के आधार पर लिखिए कि गांव को मरकत के डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया। मरकत मतलब पन्ना, पन्ना जो कि हरा होता है, डायमंड, ग्रीन डायमंड जो खुला हुआ डिब्बे सा लगता है। ग्रामश्री कविता ग्राम के सौंदर्य के बारे में बताती है। वहाँ जब कोई शहर का कोई आदमी आता तो ऐसा लगता हरा डायमंड का मुंह खुला रह गया और उसमें वह समाता जा रहा है। क्यों कहा गया? चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। गंगा नदी के बालू को कवि ने कैसा बताया? सांपों की रीति से बताया। और क्यों? क्योंकि उसमें सांप की तरह है ना लाइनें बनी हुई होती है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? चारों ओर खुशी छा गई। मेघ माने वर्षा, बादल, बादल आने से जो किसान मेघों के लिए तरस रहे थे, ऊपर देख रही आंखें पथराई गई थी कि कब बारिश हो गई, तो अचानक मेघ आ गया। मेघ मेहमान के जैसे आया, क्योंकि रोज़ अगर आता तो वो मेहमान नहीं होता, वो कभी कभार आया, बहुत दिनों के बाद आया, इंतज़ार करने के बाद आया। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में खुशियाँ छा गई। चारों ओर से बारिश होने लगी, खेत लहलहाने लगे, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2x2। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लिखिए कि D.H. लॉरेंस और सलीम अली में क्या समानता है। दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे, दोनों को प्रकृति से बहुत प्यार था, है ना। एक को नीलकंठ की गौरैया है कि दूरबीन से इससे गुलेल से घायल हो गई थी, इस वजह से वह बर्ड वॉचर बन गया। और दूसरे जो लॉरेंस डिसूजा, उसके घर की छत के ऊपर गौरैया के बारे में उनकी पत्नी ने खुद ही कहा है, फिडा लॉरेंस ने खुद ही कहा है कि मुझसे ज़्यादा लॉरेंस को मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया ज़्यादा जानती है। तो वो तभी जान सकती है जब उनको उनसे प्रेम है, और वाइस वर्सा है, चिड़ियों को भी उनसे प्रेम है। उंगली ढकी है पर पंजा नीचे खिस रहा है। पंक्ति में छुपा व्यंग स्पष्ट कीजिए। भाई ऐसे लोग छद्मवेशी होते हैं। छद्मवेशी मतलब ढका हुआ आवरण रखते हैं, अंदर खोखलापन है लेकिन लोगों को नहीं दिखाते। उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है ना। पर्दे का आवरण लगा रखा है, आप सच्चाई को छुपा रहे हो। इसके ठीक उल्टा प्रेमचंद है। उंगली दिख रहा है, दिखने दो, मुझे छिपाना नहीं। मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ। तो यहाँ अस्पष्टवादी इंसान है जिसकी उंगली ढकी है लेकिन पंजा नीचे से घायल हो रहा है, फिर भी किसी को बता नहीं रहा है, छुपा रखा है अपने व्यक्तिगत पहचान को। पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प छाटे 1x2। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में वर्णित हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं का आशय क्या है? लोग ऊपरी दिखावा में विश्वास करते हैं। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इस कथन के द्वारा लेखक परसाई जी प्रेमचंद की किस विशेषता को बताना चाहते हैं? तो उनकी गरीबी और सहजता को प्रकट करना चाहते हैं। उद की लिखा हुआ उनकी होगा। उनकी गरीबी और सहजता को प्रकट करना चाहते हैं। उनके सरल जीवन जीने वाले स्वभाव को बताना चाहते हैं। उनकी कथनी और करनी में एक रूपता को बताना चाहते हैं। उपर्युक्त सभी। जब उपर्युक्त सभी जैसा ऑप्शन अगर कभी आपको मिलता है किसी प्रश्न में, तो आप एटलीस्ट सभी प्रश्नों को पढ़ें। यहाँ 1, 2, 3 सभी सही है। आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? इस उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है जहाँ कोई स्थिरता है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है। वह एक बिना पेंदी का लोटे के जैसा है, कभी इधर लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता, क्योंकि वो अस्तित्वहीन व्यक्तित्व है। इसलिए रीढ़ की हड्डी उसी की रहती है। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन उसी की रहती है जिसका अस्तित्व और वर्चस्व बराबर बना रहता है, जो अपने कहे पर पूरा अडिग रहता है। जो आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो झूठा और मक्कार व्यक्ति होता है। अथवा समाज में महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? सबसे पहले महिला को उत्थान कराना चाहते हो तो उसको शिक्षा प्रदान करो, उनको आत्मनिर्भर बनाओ, उनको समाज से दायरे में बांध के मत रखो, उनके ऊपर पुरुषों के जैसे ही छूट दो उन्हें भी। उनको अगर घर में बांध के रखोगे तो जो चीज़ जितनी बंदिश में रहती है वो उतना बाहर जाना चाहती है, तो आप उनको छूट दो ताकि वह अपने प्रतिभा का पूरा विकास कर सके। ये सही है कि एक बेटा घर का पालन पोषण करता है, अगर आप वही आज़ादी लड़की को भी दोगे तो वो भी कर सकते हैं। लड़का और लड़की में फिर फ़र्क ही क्या रहा? क्यों लोग लड़के के लिए जन्म की दुहाई मांगते हैं कि मुझे लड़का चाहिए? क्योंकि लड़का बाहर कमा कर लेके आता है,
आज वही काम अगर लड़कियां भी करने लगे तो लड़का और लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। और ये अभी तक 40% ही हुआ है कि लड़कियों के प्रति लोगों की सोच बदली है, लेकिन जिस दिन 100% ये बात हो जाएगी उस दिन समाज पूरी तरह से बदल जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार छाटे। 1/4 4 है। विमल बानी ने बिना ली कमल कोमल कर, तो ये अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वी वर्ण के विमल में भी, बाणी में वा, बिना में भी, तो ये सब व वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई, तो इसमें क्या है, बढ़त बढ़त सलील। जब भी एक रूपक अलंकार का मैं एक उदाहरण दूंगी आपको, जब ये हाइफिन वाला 2 शब्द में रहता है एक दूसरे को, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई, इसमें रूपक अलंकार है। तो कभी कभी ये हाइफिन नहीं रहने से भी आपको उस चीज़ को, जब 2 चीज़ों की तुलना ना करके एक समान बताया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तेरी बरछी ने खलन के, यहाँ यमक अलंकार है। एक शब्द जब बरछी ने, अब एक शब्द जब एक से अधिक बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ टीचर ने या कवि ने चालाकी की है, बरछी एक साथ कर दिया, बरछी यानी मछली पकड़ने वाला वो अस्त्र बरछी मारना, और बरछी ने मतलब बर छीन लिए, या यमक अलंकार। तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा, इसमें सा है, सा सी से ये सब रहने से उपमा अलंकार होता है, तो इसमें उपमा अलंकार है। बढ़ते हुए अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए 2 व्यक्तियों की परस्पर बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बढ़ते हुए अपराध पर चिंता व्यक्त करना है ना, समाज में किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उसके विषय में आपको टॉपिक लेना है, ज्वलंत मुद्दा लीजिए ताकि आपका आंसर सबसे अच्छा और यूनिक हो, बेस्ट हो। आप बुखार से पीड़ित और स्कूल आने में असमर्थ है, 2 दिन के अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। तो ईमेल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टेप मार्किंग होगी। स्टेप मार्किंग में क्या करना पड़ता है, स्टेप मार्किंग में आपको पहले प्रारूप मिलेगा, पहले उसका विवरण देना पड़ेगा, प्रारूप में मिलेगा, प्रस्तुति पर मिलेगा। इस तरह से स्टेप मार्किंग पे आपको 5 नंबर डिवाइड करके दिया जाएगा, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। इसको एक ब्लॉक में आपको लिखना होगा। जब भी आप ईमेल लिखते हो तो ईमेल एड्रेस चाहिए, भेजने वाले का भी और देने वाले का भी। प्रधानाचार्य का भी ईमेल एड्रेस चाहिए, आपका भी ईमेल एड्रेस चाहिए। तो पहले देना है कि प्रेषक का, प्राप्तकर्ता का, प्रेषक का ईमेल आप लिख रहे हो, किसे ईमेल कर रहे हो, प्रधानाचार्य को करता है तो प्रधानाचार्य@gmail.com, इस तरह से आप उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा। इस तरह से PT2 का ये 2023-24 का ये प्रश्न का समाधान संपन्न हुआ। उम्मीद है आपको इनमें से है ना कई क्वेश्चन, कई प्रश्न रिपीट मिले, पुनरावृत्ति हो उनकी और आपको अच्छे अंक मिले। गुड नाइट। ये मैं रात को बना रही हूँ वीडियो। गुड नाइट।